कुछ बच्चे बोलते हैं मैंने थ्योरी पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, इलस्ट्रेशन भी कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं। तो उसका रीज़न ये हो सकता है, मैं केस स्टडी लेके ही पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि इस प्रोसेस में कुछ पाथ फाइंडर के बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप डायग्राम देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। और उनको करके भी देख लेना, मैंने पेज नंबर वगैरह यहाँ कुछ नहीं लिखा, डायग्राम से आप डिस्कवर कर लेंगे। तो ये सैम्पल स्पेस मैंने लिया है जिसको डिस्कस करके कंसेप्ट भी डिस्कस हो जाएंगे और कहाँ हम वीक एरियाज़, थ्योरी के बाद क्वेश्चन क्यों नहीं होते। इससे पहले कि मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। हर एक में एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि कहीं किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। आपने अब थ्योरी पढ़ी, सपोज़ थ्योरी पढ़ लिया आपने, तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि ये वाली बुक पढ़ लूँ कि वो वाली बुक पढ़ लूँ। देखो, सारी बुक अच्छी हैं। सो थ्योरी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप बोलते हैं ना, आप एच.सी. वर्मा तो सबसे पहले बोलते हैं, फिर डी.सी.पी. बोलते हैं, फिर एस.बी.टी. बोलते हैं, फिर फिज़िक्स गैलेक्सी बोलते हैं, फिर सेंगेज भी बोलते हैं, पर इसमें एनीवे मैं किसी बुक पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। सो ये तो है ही, आप थ्योरी आप कहीं से भी, आप पहली बात तो जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। जस्ट बिकॉज मैंने कहीं फिज़िक्स गैलेक्सी बोल दिया या एच.सी. वर्मा बोल दिया, ये बोल दिया, तो मैं बुक चेंज करूँगा। सो कंटिन्यू विद योर बुक। थ्योरी पढ़ी आपने, इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन का आप सॉल्यूशन मत देखिए डायरेक्टली, पहले अपने दिमाग को एक्सरसाइज कीजिए थ्योरी के साथ जो इलस्ट्रेशन है। और थ्योरी में जो डेरिवेशन पार्ट है ना, वो ही की है। हम डेरिवेशन बहुत जल्दबाजी में करते हैं, एक्चुअली बहुत कुछ स्किप कर जाते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बच्चों को बोलता हूँ लेंस मेकर फार्मूला है, तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, उसमें तो पूरा ही पता नहीं कैसे एकदम से शॉर्ट में मार दिया है। सो लेकिन कुछ बुक्स में अच्छा लेंथी दिया हुआ है, तो वो ये डेरिवेशन तो कभी नहीं आएगा, लेकिन ये डेरिवेशन के जो सब कंपोनेंट है ना, वो किसी क्वेश्चन में कभी ना कभी एडवांस में लग जाएंगे। सो डेरिवेशन के पॉइंट्स, सिचुएशन क्या थी। फॉर एग्जांपल अभी मैं इससे लिंक करते एक पॉइंट बताता हूँ। सपोज़ आपने अपथ्रस्ट का पढ़ लिया और हमने ये पढ़ा हुआ है जो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड पढ़ लिया सिर्फ, लेकिन उसको एकदम, अगर आपने ये नहीं सोचा कि क्या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और क्यों वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बेसिकली ये किस लिए आ रही है, आ रहा है कि ये जो दोनों साइड लिक्विड के प्रेशर है, यहाँ पे एक प्रेशर है, वेरी होते होते फिर यहाँ पे एक प्रेशर है। अब लिक्विड आपका ये अगर स्फेयर है तो वो इंटीग्रेट करके एक ही रिज़ल्ट आएगा। मैं सिंप्लिसिटी के लिए स्क्वायर, कोई मैं रेक्टेंगुलर पीस लेता हूँ, तो एक तो टॉप पे प्रेशर है और एक बॉटम इस लाइन पे प्रेशर है, और इन दोनों का डिफरेंस ये हाइट है। तो इसका फोर्स ये बैलेंस करके और ये माइनस करके नेट फोर्स ऊपर आएगा या नेट फोर्स नीचे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी किसका ज़्यादा कम है। तो ये आपने अगर इस तरह से नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने सिंपल पढ़ लिया कि डेरिवेशन में, मतलब स्केची टाइप से पढ़ लिया, और क्वेश्चन आ गया कि मैं यहाँ पे एक, इसमें जो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 था, उसके बाद कर दिया हमने P2। बॉडी जो है अगर फ्लोट कर रही थी तो ऊपर आएगी कि नीचे जाएगी, तो जब तक आपने ये नहीं देखा कि ये जो है ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना ऊपर वाला, इसमें जो भी प्रेशर आ रहा है हाइट की वजह से आ रहा है, प्लस ये है यहाँ भी, ये तो दोनों साइड ऐड हो रहा है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो डेरिवेशन अगर ठीक से नहीं की, इसी में मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ध्यान देना है, कहाँ कहाँ ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई क्वेश्चन आ जाए, और कभी आ भी सकता है, एडवांस में आ सकता है इस टाइप से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन जैसे सपोज़ ये दिया हुआ है, ये ऐसे दिया है, दो स्प्रिंग हैं और इस सिलेंडर में आधा जो है मेटल है और उसका मास सपोज़ m2 है, और बाकी सिलेंडर जो है खाली, मतलब सिलेंडर है उस जिसका मास m1 है, लेकिन इसके अंदर इतने पार्ट में m2 मास हमने इक्वली स्प्रेड आउट कर लिया है।
और हमें पूछ लिया कि दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सेम है तो इसमें डेल्टा वन डेल्टा टू कितना लगेगा। तो हम क्या गलती कर लेंगे, इसमें निकालेंगे कि ठीक है नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है। अब थ्रस्ट पूरा मास लेंगे, जो गलती कर सकते हैं, m2g माइनस वॉल्यूम रो लिक्विड इंटू जी, कहेंगे ये आ गया हमारा, और लगा देंगे यहाँ पे सेंटर में। वही हो गई गलती। आपका जो है दोनों चीज़ आपको अलग अलग देखनी है। एक तो जो फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये कहाँ कहाँ लग रहा है, क्योंकि यहाँ दो पिवट्स हैं ना, जहाँ भी दो पॉइंट आ जाएंगे। तो एक तो सिलेंडर का तो इटसेल्फ सेंटर में ही लग रहा है m1, इसकी CG सेंटर में है, और इसका इसके हाफ में लगेगा m2। दोनों का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से अलग अलग है जब आप मोमेंट्स लेंगे। और अपथ्रस्ट लगेगा इसी जगह, कोइंसिडेंस है क्योंकि अपथ्रस्ट लगता है सेंटर ऑफ वॉल्यूम पे। सो यहाँ अंदर मेटल वेटल कुछ भी हो, भले ही आपने ये तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, पूरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं या अलग अलग करके ले सकते हैं, एक ही बात आएगी। लेकिन जब अपथ्रस्ट लेंगे तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम लेना है। नाउ सपोज अब इसी को कर दिया ये कोन, तो आपको इसका जो है कोन का जो है सेंटर ऑफ वॉल्यूम लेना है और सेंटर ऑफ मास लेना है। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो सेम आएगा, लेकिन डेंसिटी अगर चेंजिंग है तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम तो वही रहेगा जो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी पे सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है। सेम ऐसा यहाँ पे दे सकते हैं। तो अपथ्रस्ट लेना है सेंटर ऑफ वॉल्यूम पे, और नीचे वाला फोर्स लेना है सेंटर ऑफ मास पे। सो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन ग्रेविटी इज़ नॉट वेरिंग। सो डेरिवेशन का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अभी कुछ मैं और एग्जांपल लूँगा, कुछ तो कंसेप्ट डिस्कस करूँगा और कुछ एग्जांपल लूँगा डेरिवेशन का, इसी में डिस्कस करूँगा हल्का सा। ज़्यादा से तो लेंदी हो जाता है, फिर बच्चे बोर भी हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट्स मेरे दिमाग में बहुत सारे आते हैं, दिन भर सोचता हूँ हाँ ये बता दूँ ये बता दूँ। सो पता नहीं कब तक बता पाऊँगा। सो ये जो है, हाँ, तो डेरिवेशन आपने अच्छी तरह करा, और उसमें जो एजम्पशन है, कंडीशन है, वो सब आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रहनी चाहिए, एकदम क्लियर रहनी चाहिए। जैसे कांटेक्ट एंगल ही है, ऐसे है, और क्यों है ऐसे, क्योंकि एक फोर्स ऐसे आ रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, और ग्रेविटी का ऐसे जा रहा है। सो अगर मैं इस ट्यूब को टिल्ट कर देता हूँ तो किस तरह से होगा सिचुएशन। और ये जेई में आ चुका है, ऐसा कोन शेप ट्यूब दे दिया। सो एक तो इसका एंगल है और एक कांटेक्ट एंगल है। सो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टिकल से होता है, कांटेक्ट एंगल होता है सरफेस से। सो बेसिक चीज़ को नोट करके आपने पहले तो थ्योरी पढ़ ली। सो थ्योरी मियरली पढ़ने से काम कंप्लीट नहीं होगा। थ्योरी आपने पढ़ी, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आपने एलिमेंट्री चीज़ आपको एक सरफेस मिल गया खड़े होने के लिए, लेकिन आपको करनी है उस पर जॉगिंग। सो थ्योरी तो आपको कर देगी सिर्फ, ठीक है मुझे पता चल गया कि मैं आई एम जस्ट स्टैंडिंग, बट दैट विल नॉट मेक यू कॉम्पिटेंट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब आपको क्या देखना है, इलस्ट्रेशन देखने हैं। इलस्ट्रेशन भी आपको जो शुरू वाले तो बहुत इजी होते हैं जनरली कुछ बुक्स में, जो ग्रेजुअली आप जो डिफ़िकल्ट वाले इलस्ट्रेशन हैं आप समझ जाएंगे देख के, उसको ट्राई कीजिए, खुद करें। और खुद नहीं कर पाए सोल्यूशन देख लीजिए। वो जो आपने सोल्यूशन देख के गैप ढूंढा ना, वो आपकी थ्योरी के एडिशनल पॉइंट हैं। सो आपकी थ्योरी के आपको खुद नोट्स बनाने हैं। डोंट यूज़ नोट्स मेड बाय अदर्स। और एक कुछ बहुत ही यूजलेस फार्मूले की प्रॉब्लम बुक्स हैं बाज़ार में, बहुत ही थर्ड क्लास बुक हैं, एक तो मैंने नहीं देखी जिसमें एरर्स हैं। सो फार्मूला ही बच्चा अगर गलत सीख जाएगा उससे करने लगे तो वो बिल्कुल मत खरीदना। कुछ अच्छी हैं लेकिन ख़राब भी हैं। सो फार्मूला जो है आप बुक मत खरीदना, आप अपने नोट्स बनाइए, अच्छी बुक को यूज़ कीजिए, उस अच्छी बुक से आप फार्मूला ले लीजिए
और उसमें एडिशनल पॉइंट होंगे जो आपने इलस्ट्रेशन से सीखे। इलस्ट्रेशन के बाद आप गए प्रॉब्लम्स पे, उसमें भी आपको पता चलेगा कि आप कुछ हो सकता है ना कर पाए, फिर पॉइंट आए, वो पॉइंट ऐड करने हैं, फिर आप गए ईरोडो पे अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो फिज़िक्स गैलेक्सी पे डायरेक्टली जा सकते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिस्कवरिंग दी हिडन पॉइंट्स 700 इलस्ट्रेशंस में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप जो है, और कुछ नए फार्मूले भी मिलेंगे, जैसे रेट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, वो फार्मूला बाकी बुक्स में नहीं है, उसमें दिया हुआ है। सो उस टाइप से थ्योरी इज़ बिल्डअप विद प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम। सो थ्योरी और प्रॉब्लम को आप सेपरेट करके अगर थ्योरी देखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाउ ये तो थ्योरी का, खैर ये तो अनएंडिंग डिस्कशन है। थ्योरी बेसिकली आपको अच्छी तरह से बिल्डअप करनी है, ज़्यादा बुक इधर उधर नहीं, आप एक बुक पकड़ लीजिए, उसी बुक को आप बिल्डअप कीजिए। कोई पॉइंट हो सकता है मिसिंग हो, वो आपको अपने आप इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा, या आप प्रॉब्लम बुक इरोडोव की अगर कर रहे हैं तो आपके सारे पॉइंट ही कवर हो जाएंगे ना। सो मल्टीपल बुक में ऐसे वैसिलेट मत, इधर उधर मत भागिए, उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और अननेसेसरली आप परेशान हो जाएंगे। अब मैं देखो सैम्पल स्पेस लेता हूँ। पहले ये प्रॉब्लम देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, सारे पाथ फाइंडर के हैं। अब इसमें क्या है कि एक क्यूब, क्रॉस सेक्शन क्यूब का है, लेकिन उधर लेंथ शायद, ये लेंथ शायद ऐसी लेंथ अंदर को ऐसे नहीं है, मतलब इनटू द बोर्ड जो है वो बी है और ये सी सी है जहाँ तक मुझे याद है, और ये गैप जो है ए है, और अंदर की साइड ये स्लॉट कटा हुआ है। ये एक टैंक है जिसमें नीचे स्लॉट कटा हुआ है, सामने से ए दिख रहा है, और डेप्थ उस स्लॉट की अगर मैं यहाँ से देखूँ डेप्थ या ऊपर से देखूँ, ये बी ये ए, ऐसे एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है नीचे, ये बी है ये ए है। तो जस्ट ये विजुलाइज करना है। अब हमें बोला है कि जो है हम पानी डालते हैं यहाँ पे, या लिक्विड जो भी डालते हैं उसकी डेंसिटी है, इसका मास कितना होना चाहिए मिनिमम, कि ये जो है कभी भी इस जो होल है ये जैसे ये फ्लोट करेगा तो सारा पानी निकल जाएगा ना, मतलब ये फ्लोट ना करे, पानी ना निकले, फ्लोट ना करे। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है, सो अपथ्रस्ट का एक तो आपने बेसिक कंसेप्ट देख लिया। एक कंसेप्ट मैंने एक और प्रॉब्लम में बताया था जहाँ पे मोशन होता है बॉडी का, जहाँ पे फ्लोटिंग है या मोशन होता है, ये स्टेशनरी है किसी और सहारे से। तीन सिचुएशन है अपथ्रस्ट में। वन इज़ जस्ट बैलेंस्ड बट नॉट सपोर्टेड बाय एनी आउटसाइड, लाइक कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, या कोई पिवट वगैरह नहीं है, या कोई सपोर्ट नहीं है, जस्ट ऐसे है। इसी में दो हैं, एक तो स्टेबल या टर्मिनल या एक्सलरेटिंग। अब इनका जो फार्मूला है मैंने एक लेक्चर में कवर किया है, बहुत यूज़फुल फार्मूला है। डी वी रिलेटिव अपॉन डी टी इज़ नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ v, एंड फॉर डूइंग दैट आप जो भी है बॉडी है उसने जो लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया उसके डायग्राम भी बना लीजिए। ये लिक्विड है, ये लिक्विड का मास है, और ये बॉडी का मास है। इसको नेगेटिव में लीजिए और ये पॉजिटिव में लीजिए, क्योंकि ये था ही नहीं, ये तो निकला हुआ है यहाँ से। और लिक्विड अगर मूव कर रहा है किसी एक्सलरेशन से, या लिक्विड सिर्फ ग्रेविटी में रखा हुआ है, एक ही अगर ये ग्रेविटी में रखा मीन्स इसका एक्सलरेशन जी ऊपर है, सो एक्सलरेशन से मूव कर रहा है। तो जो फोर्सेस लगेंगे स्यूडो फोर्सेस दोनों पे लगा दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए, नेट फोर्स मीन्स ऐड, लेकिन इसका नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि लिक्विड वहाँ था ही नहीं, निकला हुआ है। उससे करके देखिए मोशन वाले प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अभी इसमें अब जैसे प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें, अब इस प्रॉब्लम में क्या हिडन पॉइंट है। हिडन पॉइंट ये है कि हमने अपथ्रस्ट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एकदम दिमाग में आता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पानी भरा और जैसे ही हमने, ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है, जैसे ही हमने पानी भरा और सपोज़ ये भर दिया, पानी इतना भर दिया,
तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्या लेंगे, ये ले लेंगे ना, ये ले लेंगे ये पार्ट, और ये गलत हो गया। अब थ्रस्ट जो आएगा ऐसी सिचुएशन में, लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऑफ द लिक्विड विच इज अबव, जिसके नीचे मतलब जो बॉडी के नीचे लिक्विड है वहाँ से, जैसे यहाँ पे देखिए आप, सपोज मैं इसमें एक बॉल रख दूँ ऐसे, हेमिस्फीयर रख दूँ ऐसे। आपने देखा होगा बाल्टी में आप कोई मग्गा ऐसे घुसाएंगे, ऐसे डालेंगे और उसके अंदर एयर ही है तो अब थ्रस्ट लगेगा, लेकिन उसे जाके बाल्टी के नीचे एकदम चिपकाने का कोशिश कीजिए, सो अब थ्रस्ट एकदम गायब हो जाएगा। जब तक यहाँ पे बॉडी के नीचे कोई लिक्विड का लेयर नहीं है, मतलब वो प्रेशर यहाँ फील ही नहीं हो रहा है नीचे, तब तक इस लिक्विड का अब थ्रस्ट यहाँ नहीं आएगा। सिर्फ ये लिक्विड इसे नीचे ही दबाएगी, नीचे ही आएगी। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा भी लेयर आ गया, आपने इसी चीज़ को हल्का सा गैप दे दिया, तो वो प्रेशर नीचे आ गया, तब वो अब थ्रस्ट आएगा। तो जो आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ लिक्विड है, ऐसे में तो देखो ये, अब आपको अब थ्रस्ट देखना है ना, जो अब अगर लिक्विड नीचे है तो जितनी भी लिक्विड ऊपर है, इसके नीचे लिक्विड अगर है तो उसके ऊपर जितनी भी लिक्विड है वो अब थ्रस्ट देगी। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन था, ये जो सिचुएशन था, यहाँ पे अब थ्रस्ट सिर्फ ये लिक्विड की लेयर से आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे अगर बॉडी का कोई एक्सटेंशन होता, ऐसे कुछ होता, तो अब थ्रस्ट मिलता। सपोज यहाँ से ऐसे बॉडी है, बॉडी की शेप देखिए, अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। बॉडी की शेप अगर ऐसे बना दी, ऐसे करके ऐसे बना दी, और यहाँ पे इसको हल्का सा राइज कर दिया ऐसे, और ये ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पे लिक्विड आ गया, लेकिन यहाँ पे लिक्विड नहीं है, तो ये लाइन आप ऐसे खींच लीजिए, जहाँ पे लिक्विड नहीं है वो डेड है। लेकिन जिसके नीचे लिक्विड है वो अब थ्रस्ट वाले पार्ट में आएगा वॉल्यूम। जिसके नीचे लिक्विड बिल्कुल नहीं है वो डेड है, वहाँ से अब थ्रस्ट आपको नहीं आएगा। अब इस प्रॉब्लम में आइए, इस प्रॉब्लम में आप डायग्राम बना के देखिए फिर से। नीचे तो लिक्विड है ही नहीं ना, आप वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। दिस इज यूजलेस फॉर अस, ये अब थ्रस्ट हमें देगा ही नहीं पार्ट कभी भी। जो इन वर्टिकल लाइंस के बीच में आ गया, ख़त्म। अब थ्रस्ट देने के लिए हमारे पास सिर्फ ये दो पार्ट है। जब तक हम पानी बढ़ाते रहेंगे, ये पार्ट आपको अब थ्रस्ट दे रहे हैं। मींस वेट तो है ही और अब थ्रस्ट भी आ रहा है, मतलब बॉयंसी फोर्स भी आ रहा है। तो नेट फोर्स एक लगता रहेगा, नीचे ऊपर डिपेंड करेगा इसका वेट कितना है। मैक्सिमम हमें जो फोर्स लिक्विड पोर करने की वजह से मिल रहा है वो सिर्फ यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो लिक्विड आप पोर करेंगे, ये सपोज मैंने इतनी और पोर की है, जो आपका अपथ्रस्ट देने वाला वॉल्यूम है वो तो यही था ना। यहाँ तो अपथ्रस्ट देने वाला वॉल्यूम है ही नहीं इस लेयर में, लेकिन नीचे फोर्स देने वाला बढ़ गया। ये नीचे ही फोर्स देगा ये वाला पार्ट। अपथ्रस्ट देने वाला तो मिला नहीं, अपथ्रस्ट देने वाला तो यही रीजन था आपका। तो मैक्सिमम यहीं तक मिलेगा। इसके बाद तो जो है आपको अपथ्रस्ट कम ही हो जाएगा, फोर्स नीचे ज़्यादा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा खतरा कब है? जब लिक्विड इस लेवल पे है। इस लेवल पे सबसे ज़्यादा फोर्स ऊपर लगेगा। तो इसका सोल्यूशन करना है कि यहाँ तक लिक्विड भरने के बाद जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है उसको लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उससे ज़्यादा होना चाहिए मास ऑफ द बॉडी। सो इसमें वो बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब अगर ये नहीं हो पा रहा क्वेश्चन तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि वो कंसेप्ट जब तक पता नहीं है। सो मियरली थ्योरी पढ़ने से ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसमें डिसअपॉइंट नहीं होना है। थ्योरी कैसे पढ़नी है? प्रॉब्लम के साथ साथ पढ़नी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पर मैं बार बार हैमर कर रहा हूँ। अब एक ये और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पार्टली मैंने दूसरे कंसेप्ट में डिस्कस कर दिया। कैंडल है, नीचे मेटल है और ये पानी में
फ्लोट कर रही है। अब पानी में जब ये फ्लोट कर रही है तो हमें पता लगाना है कि डेंसिटी भी दी हुई है, कैंडल की दी है, जो मेटल का हैवी मेटल का पार्ट है बहुत ही, इसका लेंथ दिया है सपोज ए, कुछ भी ले लीजिए। हमें मिनिमम लेंथ निकालना है कैंडल का और मैक्सिमम लेंथ निकालना है कि ये फ्लोट करता रहे। मिनिमम लेंथ तो वो होगा जो हमें इतना अपथ्रस्ट दे दे कि इसके वेट को, हमारा सपोज ये जो है हमेशा इसका वेट ज़्यादा है ना, इसका तो वेट कम है, सो इसका डेंसिटी ऑफ मेटल, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये डेंसिटी ऑफ वैक्स। सो इसका पूरा मास, ये इसका मास प्लस इसका मास इनटू जी, उसकी वजह से तो फोर्स आ रहा है नीचे टोटल। और अपथ्रस्ट देने के लिए नेचुरली हमें पूरी लेंथ लेनी है, लेकिन लिक्विड की लेंथ लेनी है। अब मिनिमम हमें कितना चाहिए, आप शुरू से स्टार्ट कीजिए ऊपर से। सपोज़ हमने ऐसे रखा और ये पूरा कैंडल ऊपर है, ऐसे इमेजिन करके देखिए, प्रॉब्लम को पार्ट्स में देखिए। सो ये जो है हमारा, इसका वेट ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, सो नेचुरली नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। आप जब इक्वेशन लिखेंगे और एल की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा कि जो लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है, इसकी वजह से जो वेट आएगा और अपथ्रस्ट आएगा, जब वो बैलेंस आ जाएगा वो तो मिनिमम लेंथ होगी। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, अब मैं ऊपर का डायग्राम ऐसे बना लीजिए कि मैं कैंडल मैंने ऐसे बनाई और ऐसे बनाई। ये वाली लेंथ ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम जो लेंथ वाली पार्ट है उतना ही रहेगा, चेंज होता जाएगा। जितनी हम कैंडल की लेंथ बढ़ाते जाएंगे ये वाला जो इमर्स पार्ट है चेंज होता जाएगा। अब जो है हमारा मैक्सिमम लेंथ वो होगा, यहाँ पे एक तो आएगा सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो कि सिंपल इसका मिड पॉइंट है, और एक आएगा सेंटर ऑफ मास, वो आएगा इसका मिड पॉइंट और इसका इंडिविजुअल मिड पॉइंट, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस, आपका एक सेंटर ऑफ मास आएगा। दैट सेंटर ऑफ मास शुड बी लोअर देन, ये देखिए ये सेंटर ऑफ मास है और ये सेंटर ऑफ वॉल्यूम है। बायंसी फोर्स लगता है सेंटर ऑफ वॉल्यूम में, जब तक सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऊपर है और सेंटर ऑफ मास नीचे है तो ये दोनों ऐसे खींचेंगे ना तो वो वर्टिकल रहेगा। और जैसे ही जो है सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया और सेंटर ऑफ वॉल्यूम नीचे चला गया, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। किसी भी चीज़ में आप ऐसे फोर्स लगाइए घूम जाएगा ना, लेकिन ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वो स्टेबल रहेगा। सो सेंटर ऑफ वॉल्यूम हैज़ टू बी मोर देन अबव, और इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस x सेंटर ऑफ वॉल्यूम शुड बी लेस देन x सेंटर ऑफ मास। सो उससे आपको मैक्सिमम लेंथ की, कैंडल की मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अगर थ्योरी में नहीं पढ़ा तो इस प्रॉब्लम को देख के थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अब आते हैं इस प्रॉब्लम में। चलो ये लंबा हो जाएगा, इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है पाथफाइंडर का, इसमें इस डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें दोनों साइड फोर्स लगाया हुआ है, एक साइड फोर्स हम रिमूव कर देते हैं सडनली और ये फोर्स ऑलरेडी एप्लीकेबल रहता है। टोटल लेंथ L दी हुई है, मास M दिया हुआ है। हमें पता लगाना है कि कितनी लेंथ पे या कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद ये बेल्ट जो है इससे कांटेक्ट छोड़ देती है। ऐसी प्रॉब्लम को भी करने में आपको, इस प्रॉब्लम में थ्योरी तो जरा सी है, न्यूटन्स लॉ जस्ट थ्योरी, मतलब आधे पेज की थ्योरी है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आधे पेज से ज़्यादा थ्योरी नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है नॉट थ्योरी, नॉट बेस्ड ऑन थ्योरी बट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। दिस इज बेस्ड ऑन concepts not known generally. This is also concepts not read properly.
सो देखिए अलग अलग सिचुएशन में हम फंसते हैं ना, हमें लगता है नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। हर एक अलग की डिमांड है और वो जैसे जैसे करते जाएंगे होता जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमें, आपको पार्ट में ब्रेक करना है। यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ T1, ये T2 और यहाँ पे आप T ले लीजिए सेंटर पॉइंट में। एक इक्वेशन आप T1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन, सो F माइनस T1 इज इक्वल टू इस बेल्ट का मास जितना भी है m डैश, जो कि लेंथ से निकलेगा, और जैसे लिखोगे L0, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है L0 माइनस पाई R बाय टू, ये हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, पूरी लेंथ में से ये है L0/2, ये है L0/2, और ये लेंथ कितनी हो गई, पाई R/2 ना। सो L0/2 माइनस पाई R/2, अगर गलत होगा तो करेक्ट कर लेना, इंटू लेमडा, और ये हो गया इसका मास इंटू एक्सलरेशन। तो पूरी बेल्ट तो एक ही साथ चल रही है ना, पूरी बेल्ट में आप एंड टू एंड फोर्स देखिए, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको आप सिंपल पॉइंट मास मान लीजिए। ऐसे सिचुएशन में इसका मास m है, तो एक्सलरेशन इज़ फोर्स अपॉन m। ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सलरेशन आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे, और T1 एंड T2 को आप इक्वेट कर लेंगे, लगभग बराबर है, वो प्रैक्टिस से आएगा। फिर आपका ये फार्मूला लगाएंगे जो एक डिराइव करते हैं ना हम, कोई भी चीज़ अगर ऐसे मूव कर रही है, करंट के केस में भी होता है, कई सिचुएशंस होती हैं जिसमें कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, और ये आप कई सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक साइड T लेते हैं, ये T ले लीजिए, T प्लस DT ले लीजिए, ये पूरा एंगल d थीटा लेते हैं, तो ये d थीटा/2 होगा। सो ये आप करके आपको फोर्सेस इक्वेट करने हैं। इस डायरेक्शन में dt इज़ वेरी स्मॉल, इस डायरेक्शन में ट्वाइस T साइन d थीटा/2 लेते हैं, और उस डायरेक्शन में इस सेगमेंट का जो फोर्स है वो करंट की वजह से हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से होता है, जो भी वो फोर्स है इक्वेट करते हैं, एक रिलेशनशिप आ जाता है। तो इसमें बेसिकली यही है, पार्ट करना, फिर इस पार्ट को सोचना कांटेक्ट कब टूटेगा, जब आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, या दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन। कांटेक्ट टूटने की सिचुएशन यही होगी, बस इसी पे हमें इक्वेशंस बना के सॉल्व करनी है। सो इट इज़ जस्ट ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, सो इट इज़ ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स एंड सीइंग ईच थिंग वेरी वेरी माइन्यूटली। मतलब यहाँ पे एक लेंथ है, यहाँ पे एक लेंथ है, टोटल लेंथ थी, ये दोनों हाफ हैं, ये कितनी बची, ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, एक्सलरेशन सेम है, तो 2-3 इक्वेशन बनेंगी और उसको ध्यान से सॉल्व करना है। अब ये देखिए, ये वाला सिचुएशन है, पाथफाइंडर का है, सारे पाथफाइंडर की सिचुएशन है। अब जो है इसमें दिया हुआ है, ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंपोनेंट लेने का एक बच्चे पूछ रहे थे, तो वो मैं इससे क्लियर कर देता हूँ, हाउ टू अप्रोच सच प्रॉब्लम्स। मास m है, वायर की लेंथ सपोज L है, या ट्वाइस L ले लीजिए, बुक मेरे सामने अभी नहीं है, जो भी है कोई एक लेंथ है वायर की ट्वाइस L। मैंने ट्वाइस L इसलिए ली कि हर एक पार्ट की लेंथ LL हो जाएगी, पूरे वायर की लेंथ ट्वाइस L है, तो हर एक पार्ट की वायर ऐसे फोल्ड करके जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे ये जो है ऐसे मास लगा दिया हमने, और ये वायर जो है यहाँ से करंट ऐसे पास कर रहे हैं। इसको थोड़ा सिंगल पार्ट अगर मैं देखूँ वायर का, एक हाफ देख लीजिए वायर का, यहाँ पे मास है, ये एक हाफ दिखा रहा हूँ, और इसके थ्रू करंट आ रहा है, ऐसी दूसरा हाफ है जो इधर से, उसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, इसके थ्रू करंट जा रहा है ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड है, सो मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट जाएगा तो हमेशा जो फोर्स लगता है आइडियल क्रॉस बी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब इस प्लेन में लगेगा, हर पॉइंट पे फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। तो किसी भी चीज़ पे जो इसमें जो कंसेप्ट यूज़ करना है, किसी भी चीज़ पे जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा हर पॉइंट पे, तो वो अगर उसमें टेंशन है तो सर्कुलर शेप लेगी, हमेशा एक सर्कुलर शेप लेगी। तो ये जो है
हमेशा सर्कल के शेप में रहेगा, अलग अलग पोजीशन में आएगा करंट की वैल्यू पे डिपेंड करके। ये ऐसे आएगा सर्कुलर शेप में, इसका एक रेडियस आ जाएगा। सो बेसिक चीज़ इसमें जो देखनी है ये है रेडियस होगा और एक ये लेंथ एल है, और ये एंगल जो है ये θ/2 है, ये θ/2 है, और ये एंगल कितना होगा, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी θ/2 ही होना चाहिए ना, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, θ/2 हो गया। आप ज्योमेट्री लगाएंगे, थीटा इज़ L/R, एक तो ये लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक फोर्स लग रहा है, हर सेगमेंट पे लग रहा है, फोर्स कितना है I/dl/b, यहाँ पे लेंथ dl है, और ये फोर्स हमेशा ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, तभी तो सर्कुलर शेप आई है। और यहाँ पे एक टेंशन है इस वायर में, फिर वही सिचुएशन आ गई जो मैंने ये वाली सिचुएशन ली थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कई बार कीजिए ऐसे क्वेश्चन। फिर एक सेगमेंट लेना है, इसमें जनरली आता है जो मुझे याद है T=BIR, डिराइव करके देख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए, T=बीर। सो बीर के बराबर आता है, बियर नहीं बीर। सो T=BIR रिलेशनशिप आएगा, डिराइव ऐसे करना है, एक सेगमेंट लेके, टेंशन लेके और वो वाला फोर्स लेके। अब जो है यहाँ पे जो गलती हो सकती है, बच्चे पूछ रहे थे कंपोनेंट कैसे लेते हैं। देखिए mg है, हर एक में आधा आधा जाएगा, तो कुछ बच्चे गलती में कर देंगे mg/2 cos θ/2, ये कंपोनेंट हो गया, और T=mg/2 cos θ/2। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती ये हुई है, ये गलत है। मैं अब ये दोनों को डॉटेड में दिखा रहा हूँ। आजकल मुझे ज़्यादा बोलने से बहुत हेडेक हो रहा है, सो मुझे अब इस पॉइंट के बाद आई थिंक आई विल हैव टू क्लोज, वो वाला पार्ट मैं छोड़ दूँगा, सो इससे पहले कि अनबियरेबल हो जाए। सो अब आप ये देखिए, एक टेंशन T यहाँ पे है, एक टेंशन T यहाँ पे है, और mg यहाँ पे है। अगर हमने सिर्फ ये वाला पार्ट ऐसे मान के कर लिया तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। जब तक ये चीज़ इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी तब तक आप कोई भी कंपोनेंट लेंगे और ये आप पार्टली ले रहे हैं mg/2 लेके, और जो भी cos थीटा कर लिया, क्योंकि इसका कंपोनेंट भी या तो इधर है या इधर है, परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं ऐसे हैं, इसको अगर मैं दो पार्ट में भी मान लेता mg/2 और अलग अलग लेके गलती कर बैठता, तो अगर मैं इसको अलग लेके ये कर लेता तो इसका जो कंपोनेंट इधर है वो तो छूट गया ना, और इस वाले का भी छूट गया, एक ही दिया। सो हाफ और गलत सिचुएशन में कंपोनेंट हमेशा वो लेने हैं, उस फोर्सेस हमेशा उन कंपोनेंट्स के इक्वेट करने हैं जिसके परपेंडिकुलर और कोई कंपोनेंट ना आ रहा हो। फोर्सेस हमेशा वहाँ पे इक्वेट करने हैं। अब देखिए, अगर हम ये करेंगे, ये सपोज एंगल जो भी है फाई ले लो, T cos फाई =mg लेना है, क्योंकि अब ये मैंने लिए, इसके परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स नहीं है ना। अगर इसके परपेंडिकुलर होता तो मैं ये भी ना ले पाता। सो आपको वहाँ फोर्सेस इक्वेट करने हैं जिसके परपेंडिकुलर कोई फोर्सेस नहीं है, नेट फोर्स नहीं है। फोर्सेस भले ही हों लेकिन नेट फोर्स नहीं है, तभी आप ये वाले फोर्सेस इक्वेट कर पाएंगे। तो इसमें इतना ही है, रेडियस निकाल लेंगे ज्योमेट्री से, BIR निकाल लेंगे। बाकी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं वो लगाएंगे। सो यहाँ पे भी अगर थ्योरी पढ़ ली हमने, सिर्फ थ्योरी क्या है, F=I/dl×b, और बाकी क्या है, बाकी प्रैक्टिस है। अलग अलग सिचुएशन अगर देखी है हमने, और कोई प्रॉब्लम देखी है, ऐसी प्रॉब्लम्स की हुई हैं, और ये पता है कि जैसे सरफेस टेंशन में भी यही सिचुएशन आता है ना। सरफेस टेंशन में वो बबल में जब वो कोई भी सोप फिल्म में कोई भी आप डाल देते धागा, तो यही तो हो रहा है वहाँ पे भी। हमेशा सर्कुलर शेप लेगा जब भी फोर्सेस जो है उस बॉडी के परपेंडिकुलर लेंगे। इसमें नेक्स्ट पूछा है कि वो मैक्सिमम हाइट कितना राइज कर सकता है। अब मैक्सिमम हाइट उतना राइज कर सकता है जब तक वो टेंशन उसे मिलती रहे ना वायर को। सो जस्ट ये जो पाइप, ये वाला जस्ट सेमी सर्कल से पहले है तक,
तो आपको मिलेगा ना टेंशन का कंपोनेंट। सेमी सर्कल अगर पूरा बन गया, ये हाइट कभी नहीं रेज करेगा, ये इससे जस्ट कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है टेंशन का कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में है ही नहीं ना, एम तो नीचे है। एम को उठाने के लिए आपको टेंशन का कंपोनेंट यहाँ चाहिए ही चाहिए, ये इस डायरेक्शन में। सो इट हैज़ टू बी दिस एंगल और से दिस एंगल बीटा हैज़ टू बी लेस देन π/2। उसके रेफरेंस में देख लीजिए कितना एंगल था वो। सो मैक्सिमम हाइट वो होगी। सो ये सब चीज़ हमें देखनी है कि कोई हाइट, कोई चीज़ उठानी है तो उसके उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उठानी है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट भी तो चाहिए। सो एक ट्विस्ट करके ये ना पूछ के कि सेमी सर्कल बनने पे कितना उठ जाएगा, वो पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट कितना उठ जाएगा, तो जस्ट सेमी सर्कल बनने से पहले वो मैक्सिमम हाइट उठेगा। सो उस टाइप से ये सिर्फ आएगा, थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगा। चाहे आप सेंगेज पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से फेमिलराइज नहीं होंगे तब तक आपको लगेगा कि मैंने सही से नहीं पढ़ा। लेकिन बात ये नहीं है, बात है प्रैक्टिस की।